हाँ जी, तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये अराइज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन बोलूँ तो ये होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के हाइड्रेट्स। हाइड्रेट क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, जैसे हम ऑर्गेनिक में कई बार बात करते हैं कि हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, कोई मॉलिक्यूल लेते हैं, जब हम उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। समझ रहे हो, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। जब वो कंपाउंड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है तो वो जो चीज़ बनाता है उसको बोलते हैं हाइड्रेट, यानी उसके साथ वाटर जुड़ गया, वाटर के जुड़ने से जो चीज़ बनी वो होती है हाइड्रेट। तो कार्बन का हाइड्रेट यानी कार्बन जब वाटर के साथ जुड़ जाता है, कार्बन अलोंग विद वाटर इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, वो है CxH2O का होल वाई। ठीक है, अब एक जनरल बात यहाँ पर ये आती है कि जनरली जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इस फॉर्मूले में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला में, उसमें रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 होता है। ये जनरल बात है, जनरल स्टेटमेंट बोला है मैंने। लेकिन आप ये मत समझ लेना कि कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाए, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड आपको दे दिया जाए और उसमें आपको बताना हो कि कार्बोहाइड्रेट ये है या नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना हो, तो आप ये मत सोच लेना कि उसमें अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 है तो वो कार्बोहाइड्रेट ही होगा। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि कहीं भी अगर आपको कोई कंपाउंड में 2:1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का देखने को मिल जाए तो वो कार्बोहाइड्रेट ही होगा। जैसे मैं आपको अपनी बात एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव भी किए देता हूँ। ये तुम पहला एग्जाम्पल लो, C2H4O2। ये ग्रीन पेन वाला मत देखना, एक बार इतना देखो, समझते हैं। C2H4O2, ये इसमें आप जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो 2:1 आ रहा है। तो 2:1 आ रहा है तो तुम अपना छोटा सा दिमाग लेके सोचोगे कि यार ये तो फिर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, क्योंकि ये तो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी है। तो मैंने अभी बोला था ना, ज़रूरी नहीं है। तो ये एक्चुअली अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, सच्चाई तो सच्चाई में ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कैसे, देखो एक बार इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसे लिख दूं CH3COOH, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लो, 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो ये तो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट थोड़ी होता है। तो भाई ये बात हुई कि 2:1 है लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन अगर ये देखो C5H10O4, इसमें तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो निकालो, कितना आया, 5:2। 5:2 आया, मतलब तुम सोचोगे कि यार 2:1 तो आया ही नहीं, मतलब ये तो क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ये। ठीक है, ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो है ये डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, उसी प्रकार से अगला एग्जांपल ले लो, ये है रेमनो शुगर C6H12O5। ठीक है, C6H12O5, ये इसमें 2:1 नहीं आ रहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। तो मैंने जनरल ये बात बता दी आपको कि जनरल 2:1 होता है, लेकिन आप ऐसे मत समझ लेना कि 2:1 मतलब कोई कंपाउंड में ऐसा है तो वो पक्का कार्बोहाइड्रेट ही होगा। देखो, वो नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। ओके, अगली बात, ये जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ये तो क्या है, एक पुराना कॉन्सेप्ट है। लोग मतलब इस मतलब हाँ, काफ़ी हद तक ये कार्बोहाइड्रेट को एक्सप्लेन करता है, लेकिन आजकल मॉडर्न वे में इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक और डेफिनेशन है, या फिर एक और मैं बोल सकता हूँ कुछ शब्द हैं। ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। पॉली मतलब मैनी, ग्रेटर देन 1। हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें बहुत सारे OH ग्रुप हों और वो उस जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अगली बात, कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली आपको मतलब जनरली आपको सफिक्स देखने को मिलता है ओज। आगे आपको जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसके आगे आपको ओज लिखा हुआ मिलेगा, जनरली सफिक्स। ठीक है, अब अगली बात, कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में, 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं इसको। तो भाई जब हम टाइप्स पढ़ रहे होते हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इसको क्लासिफाई करने का बेस है नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट बाय हाइड्रोलाइसिस। देखो, बात यह है कि जब हम जो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड की मतलब जो
पॉलीसेकेराइड होता है जिसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, जब हम उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास वो मोनोसेकेराइड में टूट जाता है। मतलब जैसे कोई पॉलीमर है, उसका हाइड्रोलाइसिस जब हम करते हैं तो वो मोनोमर्स में टूटता जाता है, यानी वो अपनी छोटी यूनिट्स में टूटता जाता है। उसी प्रकार से जैसे मान लो पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड को जब हम तोड़ेंगे, पॉलीसेकेराइड में बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जब हम उसको तोड़ेंगे तो ओलिगोसेकेराइड मिलेगा हमें। ओलिगोसेकेराइड जो है इसके अंदर 2 से 10 मोनोमेरिक यूनिट होती हैं। जब इसको भी तोड़ेंगे तो हमारे पास मोनोसेकेराइड आएगा। मोनोसेकेराइड यानी सबसे छोटी से छोटी यूनिट, सबसे छोटी से छोटी यूनिट, मतलब इससे फर्दर तो हम हाइड्रोलाइसिस कर ही नहीं सकते। तो यही लिखा हुआ है मोनोसेकेराइड सबसे पहला टाइप है मोनोसेकेराइड, और इसमें लिखा हुआ नॉट हाइड्रोलाइज्ड, यानी इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। हाइड्रोलाइसिस नहीं होता मतलब हम फर्दर इसको और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, और इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। अब देखो एक बात बताओ, जैसे दो दोस्त हैं, दोनों हाथ मिला सकते हैं, दोनों एक हाथ इसका एक हाथ इसका, दोनों ने अपना अपना हाथ मिलाया, ठीक है। अब एक अकेला दोस्त खड़ा है, एक दोस्त तो क्या, एक अकेला इंसान खड़ा है, ये अकेला इंसान किससे हाथ मिलाएगा? किसी से नहीं, खुद से खुद मिला लेगा बस। तो बस ये है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं, मतलब ये जो शुगर्स होती हैं, जो मोनोसेकेराइड्स मोनोमर यूनिट्स होती हैं, इनको जोड़ने में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड काम में लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। मतलब कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ती हैं और फिर वो पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करती हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। तो भाई ये मोनोसेकेराइड यूनिट है, यानी छोटी छोटी यूनिट अकेली है, इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे होगा? ये तो किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं है। और दूसरी बात, ये हाइड्रोलाइज नहीं होती, ठीक है। दूसरे नंबर पे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट की ऐसी यूनिट है जिसके अंदर 2 से 10 मोनोमेरिक यूनिट्स प्रेजेंट हो। ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का ऐसा दूसरा रूप है जिसके अंदर 2 से 10 मोनोमेरिक यूनिट मोनोसेकेराइड की यूनिट्स प्रेजेंट होती है, यानी 2 से 10 मोनोसेकेराइड मिलकर के क्या बनाते हैं? ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं। 2 से 10 मोनोसेकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं? ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं, ठीक है। यानी ये तो अकेला, और ये 2 से लेकर के 10 कितने भी लोग मिल गए, उन्होंने क्या बनाया? ओलिगोसेकेराइड बना लिया, ठीक है। अभी जो ओलिगोसेकेराइड है ना बच्चों, ओलिगोसेकेराइड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हाँ यार, सीधी सी बात है यार, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, और इन मोनोसेकेराइड यूनिट्स को मोनोमर बोल रहा हूँ मैं, कई बार मोनोसेकेराइड बोल रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर मोनोमर की तरह कौन एक्ट कर रहा है? मोनोसेकेराइड, मतलब यहाँ पर मोनोसेकेराइड ही मोनोमर है, समझ रहे हो। और पॉलीमर और या फिर ये पॉलीसेकेराइड, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, समझ रहे हो। तो ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं और इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक स्पेशल बात कि ये जो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड हैं, इन दोनों को मिला करके हम शुगर का नाम देते हैं। ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड को मिलाकर के हम शुगर का नाम देते हैं। हम बोलते हैं कि ये टुगेदर, दे आर टुगेदर कॉल्ड एज शुगर। कभी भी तुम शुगर का नाम सुनो तो तुम समझोगे कि ये मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये जो शुगर होती है, ये कैसी होती हैं? सॉल्यूबल होती हैं और ट्रू सॉल्यूशन बनाती हैं। मतलब मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड को हम शुगर बोलते हैं और ये शुगर सॉल्यूबल होती हैं और ये ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करती हैं हमेशा। क्या? ट्रू सॉल्यूशन बनाती हैं शुगर्स, ठीक है। अब तीसरा पार्ट आता है हमारे पास पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड यानी जिसके अंदर 10 से भी ज़्यादा मोनोसेकेराइड की यूनिट्स जुड़ के बहुत कुछ बड़ी स्ट्रक्चर बना ले, उसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की 10 से ज़्यादा यूनिट्स, ठीक है। इनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही यार, सीधी सी बात है। बहुत सारे मोनोसेकेराइड को जोड़ने के लिए जो बॉन्ड होता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद में नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट, इनको पता है जैसे इसको शुगर बोलते थे ना, जैसे इसको शुगर कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, वैसे इनको क्या बोलते हैं? नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट, जैसे ये जनरली सॉल्युबल थे और ट्रू सॉल्यूशन बनाते थे, वैसे पॉलीसेकेराइड जनरली नॉन सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं, और ये क्या बनाते हैं? ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाते, कॉलोइडल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन होता है इनुलिन, इसका एक एक्सेप्शन होता है, होप आपको दिख रहा होगा, इनुलिन, ठीक है, समझ रहे हो। जनरली पॉलीसेकेराइड इनसॉल्युबल होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करते, लेकिन इनुलिन एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो सॉल्युबल होता है, ठीक।
ठीक है, समझ में आया, बात खत्म। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप पढ़े, मोनो, ओलिगो, पॉली। इन दोनों को शुगर बोलते हैं, इनको नॉन शुगर बोलते हैं। इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होता, इन दोनों में होता है। इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते और इन दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है इनुलिन जो कि सोल्यूबल पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, समझ में आया, ओके, बहुत ईजी था ये तो। उसके बाद में हमें पढ़ना है मोनोसेकेराइड को थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। अब मोनोसेक्राइड हैं, इनके बारे में हमने अभी पढ़ा कि ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किए जाते, नॉट हाइड्रोलाइज, लेकिन इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है, समझ रहे हो, इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता लेकिन इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है, इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब मोनोसेक्राइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सबसे पहले तो ये सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल, सीधे साधे, एकदम चिन्ह से अच्छे सीधे साधे होते हैं, सिंपल होते हैं, स्वीट होते हैं, स्वीट मतलब वो मतलब मीठे, मीठे होते हैं, शुगर बोलते हैं ना इनको, तो ये मीठे होते हैं। ये सॉल्यूबल होते हैं भाई, सॉल्यूबल मतलब ये ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, वो सॉल्यूबल मैंने वापस लिख दिया, तो ये ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। और इनके आगे जो सफिक्स लगा हुआ होता है वो क्या होता है, ओज। आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा मोनोसेक्राइड के आगे, ओज। फॉर्मूला इनका कैसा होता है, वही कार्बोहाइड्रेट का CxH2 का होल वाई, ठीक है। लेकिन जनरली का मोनोसेक्राइड के अंदर x इक्वल टू वाई होता है, समझ रहे हो कैसे, मतलब ये CxH2O का होल वाई जो जनरल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, इसमें अगर मान लो आपको कहीं भी देखने को मिले कि x इक्वल टू वाई है, x इक्वल टू वाई है, मतलब यहाँ पे C1H2O का होल 1, C2H2O का होल 2, C3H2O का होल 3, वैसे आपको दोनों इक्वल मिले तो आप ये समझेंगे कि वो मोनोसेक्राइड है जनरली, ठीक है। दे आर ऑफ 3 to 7 कार्बन, है ना। ये जो मोनोसेक्राइड होते हैं ये 3 से लेकर 7 कार्बन के होते हैं। कितने कार्बन के होते हैं, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 7। मोनोसेक्राइड 3 से लेकर के 7 कार्बन के होते हैं। मैंने ये नहीं बोला कि 3 से 7 यूनिट्स होती हैं इनके, लेकिन मैंने ऐसे बोला कि जो मोनोसेक्राइड की स्ट्रक्चर है उसमें 3 से लेकर के 7 कार्बन होते हैं, ठीक है, 3 से लेकर के 7 कार्बन होते हैं। x इक्वल टू वाई होता है, स्वीट, सिंपल, सोल्यूबल, ये सारे एस है सारे, 1 2 3 4, तो 4s आ गए, 4s। उसके बाद में अब हमें क्या पढ़ना है कि जैसे 3 से 7 कार्बन के होते हैं, तो सबसे पहले 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड, 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड का नाम है ट्राइयोज। 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड का नाम है ट्राइयोज, सिंपल है यार, ट्राइयोज 3 कार्बन का होता है। इसका जनरल फॉर्मूला अगर आपको लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, C3H6O3। देखो क्या बात है, देखो ये एक बात बताओ, मान ले मैंने अभी एक कंडीशन बताई CxH2O का होल वाई, है ना, तो इसका मतलब मोनोसेक्राइड में मैंने बताया अभी कि x इक्वल टू वाई होता है, ठीक है, x इक्वल टू वाई होगा। तो भाई साहब अगर मान लो ट्राइयोज आ रहा है, ट्राइयोज मतलब 3 कार्बन, तो C3 होना चाहिए और H2O यहाँ भी 3 आना चाहिए, ठीक है। फिर इसको खोल के लिखोगे तो क्या आना चाहिए, C3H, ये 3 2 6 और O3, C3H6O3, तो यही तो लिखा हुआ है C3H6O3, यही तो लिखा हुआ है। तो ट्राइयोज 3 कार्बन का मोनोसेक्राइड होता है और ये सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है, ध्यान रखना ये सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है, ठीक है। और ट्राइयोज के आपको 2 एग्जाम्पल याद करने, एक तो ग्लिसरल्डिहाइड और एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, और कुछ याद हो ना हो ये दोनों याद होने चाहिए। ये दोनों क्या हैं, सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड हैं, आपको ये याद करने, एक तो ग्लिसरल्डिहाइड, एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब आपको नाम से पता चल रहा होगा ग्लिसरल्डिहाइड यानी इसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कीटोन यानी इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट की एक डेफिनेशन बोली थी ना कि देज आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, तो वो साबित हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोक्सी यानी OH है इनके अंदर और ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट है, समझ रहे हो, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये याद रखोगे ना, ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन आर सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स। उसके बाद में टेट्रोज C4H8O4, 4 कार्बन का, ये भी आपको याद रखना है। एक तो है एरिथ्रोज, एक एरिथ्रोलोज। एरिथ्रोज ओज, मैंने बोला था ना सफिक्स ओज देखने को मिलेगा, तो ओज ये तो इसमें तो CHO ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप, और एरिथ्रोलोज उलोज, इसके अंदर आपको कीटोनिक ग्रुप देखने को मिलेगा, ठीक है। पेंटोज, पेंटोज यानी 5 कार्बन की शुगर, ये कौन सी हैं, जैसे जाइलोज, जाइलुलोज, राइबोज, राइब्यूलोज,
जैसे यही है, जाइलोज के अंदर तो क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जाइलुलोज उलोज इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, राइबोज में सिंपल एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, राइब्यूलोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोज कौन सी, डीएनए वाली शुगर, ये तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, याद करो, C5H10O4, ये डीऑक्सीराइबोज है। एरेबिनोज, ओज देखने को मिलेगा आपको सफिक्स, मोस्टली जनरली बोल सकता हूँ मैं। हेक्सोज यानी 6 कार्बन की शुगर, ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये तो आपने सुनी हुई है, C6H12O6 और फ्रक्टोज वगैरह, मैनोज, गैलेक्टोज, रेहमनोज, ये सारी चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी है। इनमें से कई की शुगर्स ऐसी हैं जो हमें डिटेल में पढ़नी है। रेहमनोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O5, याद कराया था ना हमने आपको। उसके बाद में हेप्टोज का एक एग्जाम्पल है सीडोहेप्टुलोज, ठीक है, सीडोहेप्टुलोज, और आपको दिखा नहीं होगा। हेप्टोज का एक एग्जाम्पल है सीडोहेप्टुलोज। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ये जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई ये आपको करनी है याद, ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैं भी बिना देखे बोल रहा हूँ, तुम बिना देखे बोलो, देखो आंखें बंद कर लो और फिर रिवीजन करो। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ सुनो। ट्राइयोज 3 कार्बन की शुगर है, इसके एग्जाम्पल हैं ग्लिसरएल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज एक 4 कार्बन की शुगर है और इसके एग्जाम्पल हैं अपने पास एरिथ्रोज और एरिथ्रुलोज, ठीक है, एरिथ्रोज और एरिथ्रुलोज। पेंटोज एक 5 कार्बन की शुगर है, इसका एग्जाम्पल है जाइलुलोज, राइब्यूलोज 5 कार्बन की शुगर आपको काम आएगी। और उसके बाद में डीऑक्सीराइबोज 5 कार्बन की शुगर है, डीऑक्सीराइबोज और एरेबिनोज। उसके बाद में हेक्सोज, उसके बाद में अपने पास आता है हेक्सोज 6 कार्बन की शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज, रेहमनोज, हेप्टोज, सीडोहेप्टुलोज। ये आपको रटने हैं अच्छे से। आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर या 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेक्राइड। आपसे पूछ सकता है विच इज़ द सिंपलेस्ट, बोल सकते हैं सिंपलेस्ट कीटोनिक ग्रुप कंटेनिंग मोनोसेक्राइड, तो आपका आंसर आ जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और अगर आपसे पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट, आपसे पूछ लिया एल्डिहाइड कंटेनिंग मोनोसेक्राइड, तो आप बोल दोगे ग्लिसरएल्डिहाइड, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ज़रा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ बताता हूँ ग्लिसरएल्डिहाइड के बारे में। ये देखो मैं आपको बताता हूँ ग्लिसरएल्डिहाइड के बारे में। ये जो ग्लिसरएल्डिहाइड है, इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी होती है, ये स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में रखनी है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी होती है, देखो ये एक तो कीटोनिक इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CHO, ठीक है, COH 3 कार्बन की शुगर है और हाइड्रोक्सी यानी OH लगे हुए हैं, और ये यहाँ पर एल्डिहाइड है, तो ये क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी देखो एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, पॉलीहाइड्रोक्सी, और यहाँ पर ये क्या है, एल्डिहाइड, तो ये क्या है, ग्लिसरएल्डिहाइड, आपको एक्चुअली याद रखना है, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन यानी डाईहाइड्रोक्सी यानी 2 तो हाइड्रोक्सी हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया ना, 2 तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है, और एक एसीटोन है। एसीटोन ये डबल बॉन्ड और बीच वाले कार्बन पे लग गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। बोथ आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब ये जो दोनों मोनोसेकेराइड्स हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, यानी इनमें केवल फंक्शनल ग्रुप की वजह से वेरिएशन आ रही है। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोन ग्रुप है, बाकी दोनों में OH कार्बन कार्बन सब सेम है। इनको बोला जाता है, आप आइसोमेरिज्म में ऑर्गेनिक में पढ़ोगे 11th की लास्ट में या फिर 12th में आपको पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म, तो उसमें बताएंगे कि ये दोनों क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, केवल फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है, ठीक है। दे आर स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट शुगर्स। ये क्या हैं, बोलो, स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट शुगर्स हैं, कौन, ग्लिसरएल्डिहाइड एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। रेस्ट ऑल मोनोसेक्राइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम बोथ, मतलब वो बाकी के सारे जो मोनोसेक्राइड है ना वो इनसे डिराइव किए जाते हैं, इनसे बनाए जाते हैं, ये सिंपलेस्ट है, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन डोंट हैव एनी कायरल कार्बन सो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, इसमें कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। जैसे चेक करते हैं कायरल कार्बन कौन सा होता है, जिसमें
जो कार्बन होता है उसकी चारों वैलेंसीज अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स सेटिस्फाई करें, वो एक कायरल कार्बन होता है। जैसे मान लो ये कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन पे देखो 2 हाइड्रोजन आ गए, तो मतलब 2 सेम फंक्शनल ग्रुप या बोलते हैं 2 सेम एटम्स आ गए ना, तो अभी ये कायरल नहीं रहा। जैसे इसमें भी 2 हाइड्रोजन है तो ये भी कायरल नहीं रहा। इसमें भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए, मैंने शो नहीं किया, 1 2 3 4, सॉरी इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है, इधर भी कार्बन, इधर CH2OH, इधर भी CH2OH, तो इसमें भी सेम ग्रुप है दोनों साइड, ये बीच में डबल बॉन्ड O है, तो फिर ये भी कायरल नहीं रहा। तो इसके अंदर एक भी कायरल कार्बन नहीं है। और बच्चों जिसमें कायरल कार्बन नहीं होता वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अच्छा, इसकी बात करें तो ये क्या होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कैसे, देखो ये वाला कार्बन है, इसमें एक वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, एक ये डबल बॉन्ड O सेटिस्फाई कर रहा है, और इधर से ये अलग ग्रुप है पूरा, ये कायरल है। और ये देखो ये कायरल नहीं है, ये यहाँ पर देखो ये कायरल है। तो इसमें तो कार्बन कायरल हैं, तो रेस्ट ऑल मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, DHA लिखा हुआ है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, 1 और मोर कायरल कार्बन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। मतलब केवल डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन को छोड़कर बाकी जो सारे मोनोसेक्राइड हैं उनमें कम से कम एक या एक से ज़्यादा कार्बन कायरल होते हैं, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। दीज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आर रिप्रेजेंटेड बाय DL एंड फॉर्म्स। इन ऑप्टिकल आइसोमर्स को D और L फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, D फॉर्म L फॉर्म क्या होती है, D फॉर्म L फॉर्म। और मैं अगर आपको मतलब नहीं पता तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि वेट कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो की लेंथ ही बढ़ेगी, कुछ ज़्यादा फायदे की बात नहीं है। आप ये याद रखो कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है, उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक तो D फॉर्म, एक L फॉर्म। ये आपको आइसोमरिज्म में अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरा काफ़ी दिन तक टॉपिक चलेगा। तो चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास अगली चीज़ आती है मोनोसेक्राइड। हमारे पास अगली चीज़ आती है मोनोसेक्राइड, समझ रहे हो। सो भाई साहब क्या चीज़ है ये मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड लीनियर और स्ट्रेट चेन। अब हम बढ़ते हैं मोनोसेक्राइड की स्ट्रक्चर की तरफ। जो मोनोसेक्राइड होते हैं ये लीनियर भी हो सकते हैं और स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। मोनोसेक्राइड कैन बी लीनियर और स्ट्रेट चेन, ठीक है, एंड रिंग और क्लोज स्ट्रक्चर, मतलब इनकी रिंग और क्लोज फॉर्म में भी स्ट्रक्चर हो सकती है और सीधे चेन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब खुले भी होते हैं, बंद भी होते हैं, ठीक है, सब टाइप के होते हैं। उसके बाद में इन एक्वस सॉल्यूशन पेंटोज एंड हेक्सोज शुगर। अच्छा, ये रिंग फॉर्म और क्लोज स्ट्रक्चर कौन दिखाता है, ये पेंटोज और हेक्सोज शुगर दिखाती हैं एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब द रिंग और क्लोज स्ट्रक्चर इन मोनोसेक्राइड इज ओनली शोन बाय पेंटोज, यानी 5 कार्बन और 6 कार्बन वाली शुगर एक्वस सॉल्यूशन में ऐसी क्लोज स्ट्रक्चर दिखाती है, बाकी कोई शो नहीं करता। समझ में आया। रिंग और क्लोज स्ट्रक्चर कौन दिखाता है, केवल एक्वस सॉल्यूशन में पेंटोज और हेक्सोज शुगर्स। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं। ये तो है ग्लूकोज, और एक्चुअली ये कौन सा ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है, और ये डी फ्रक्टोज है। तो ज़रा इन आपको पता ही हो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। तो इसकी ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, देखो 6 कार्बन कंटेनिंग है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। इसके अंदर यहाँ पर एक OH ग्रुप, ये OH, ये OH, ये OH, ये OH प्रेजेंट है, और लास्ट वाले कार्बन पर एक एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर फ्रक्टोज की बात करोगे तो फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज भी एक 6 कार्बन की शुगर है। इसमें क्या अलग है, देखो OH 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 OH, इधर OH इधर OH। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर देखो ग्लूकोज में तो ये लास्ट सेकंड कार्बन इस पे OH है यहाँ पर, और इसमें क्या है, कीटोन है, समझ रहे हो। इसमें क्या है, कीटोन है, और इसमें यहाँ पर क्या है, इसमें OH ग्रुप है, यहाँ पर क्या है, कीटोन है। तो यहाँ पर फर्क आता है, हाईलाइट कर दूं, ये देखो OH है यहाँ पर क्या है, कीटोन, और फिर यहाँ पर इसमें एल्डिहाइड है, और यहाँ पर इसमें क्या है, OH लगा हुआ है। ये दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, स्ट्रक्चर वगैरह सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, हाँ देखना ज़रा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दोनों का सेम होता है। स्ट्रक्चर में
थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है एक फंक्शनल ग्रुप के कारण, और इसीलिए इनको बोलते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। कौन? डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स टू ईच अदर। आपको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अच्छे से याद होनी चाहिए, अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, बहुत काम होती है, बहुत काम आती है। और अगर आपसे कोई पूछ ले बेटा ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओ और नहीं आई उस टाइम पे, तो बेइज्जती हो जाएगी, समझ गए? डी ग्लूकोज की ये साइंस ले रखी है इसने, और इसको ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी नहीं बनानी आती, ठीक है। सो ये आपको दोनों स्ट्रक्चर्स देखनी है। दोनों में क्या डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का? फ्रक्टोज में कीटोन है एक, और इसमें क्या है? एल्डिहाइड है। उसके बाद में आगे आपको दो स्ट्रक्चर्स और देखनी है, दो स्ट्रक्चर्स और देखनी है। एक जैसे ये क्या है? ये डी मैनोज है, डी मैन। आपकी मतलब एक काम करना, अब थोड़ा थोड़ा देख लेना, बाकी इनकी स्ट्रक्चर्स तो सेम ही रहती हैं लगभग सबकी। जैसे इसमें मैनोज है, ये भी 6 कार्बन की शुगर है, गैलेक्टोज है, ये भी 6 कार्बन की शुगर है। अब यहाँ पे इनमें डिफरेंस कैसे आता है वो देखना है हमें, ठीक है। तो डिफरेंस जैसे मान लो ये ग्लूकोज की तरह, ये बिल्कुल यहाँ पर OH है, फिर यहाँ पर वो सारी सेम चीज़ें होंगी। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस यहाँ पर होगा कि जैसे ग्लूकोज है अपना, ग्लूकोज के अंदर यहाँ पर OH लगता है ना, देखो इधर की तरफ OH लगता है। ये हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखना, ऐसे नहीं कि तुम किधर की तरफ भी OH लगा दो कि यहाँ सेकंड कार्बन पे तुमने थर्ड कार्बन पे OH इधर लगा दी, इस पे OH इधर लगा दी, किधर कुधर नहीं। ये OH इधर है तो ये इधर ही रहेगा, ये लेफ्ट है तो लेफ्ट रहेगा, राइट है तो राइट रहेगा, ठीक है। तो तुम्हें ज़्यादा अपनी तरफ से छेड़खानी करनी नहीं है। वैसे जैसे देखो ग्लूकोज के अंदर ये लास्ट सेकेंड कार्बन पे OH इधर है, तो मैनोज में लास्ट सेकेंड कार्बन पे OH इधर की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद में डी ग्लूकोज सॉरी गैलेक्टोज के अंदर क्या डिफरेंस है? गैलेक्टोज में ये जो थर्ड कार्बन है, थर्ड कार्बन पे OH इधर है, और ग्लूकोज में थर्ड कार्बन पे OH कहाँ है? देखो 1 2 3, थर्ड कार्बन पे OH इधर है, और गैलेक्टोज में इधर है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जैसे एक बार फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए कि भाई कैसे कैसे इसको बनाते हैं। उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना कि क्या चेंज करने से क्या बनेगा। जैसे अगर हम थर्ड कार्बन पे OH की पोजीशन को चेंज कर दें, थर्ड कार्बन पे ग्लूकोज में OH इधर होता है, लेकिन हम अगर उस OH को इधर की तरफ लगा दें तो वो डी गैलेक्टोज बन जाएगा। और अगर हम क्या करें, लास्ट सेकंड कार्बन पे OH की पोजीशन जो ग्लूकोज में इधर होती है उसको इधर कर देना, तो वहाँ पर डी मैनोज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी मनोज बन जाएगा, मनोज, ओके। उसके बाद में एक चीज़ और याद रखनी है कि जैसे अगर तुम फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दो, जैसे यहाँ पर ग्लूकोज के अंदर हमारे पास एल्डिहाइड है, लास्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर मान लो लास्ट सेकंड कार्बन में डबल बॉन्ड O लगा दो, यानी कीटोन का ग्रुप आ जाए, तो वो क्या हो जाता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बन जाता है ग्लूकोज का, जिसको बोलते हैं हम डी फ्रक्टोज, ठीक है। ये आपको चारों चीज़ें और स्ट्रक्चर्स अच्छे से घोट लेनी है, याद कर लेनी है, बार बार कॉपी में बना के देखनी है। उसके बाद में एपीमर क्या होते हैं? जैसे आइसोमर होते हैं, वैसे एपीमर क्या होते हैं? एपीमर इन लीनियर स्ट्रक्चर, ध्यान से पढ़ना कि इन लीनियर स्ट्रक्चर ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H एंड OH। कॉन्फ़िगरेशन यानी मतलब जो अरेंजमेंट होता है एटम्स का, उसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। कि लीनियर स्ट्रक्चर में ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H एंड OH एट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन एपीमर्स बन जाते हैं। कैसे? मतलब लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर जब तुम सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे, यानी जो अपना ग्लूकोज है इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे तुम लीनियर स्ट्रक्चर में सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे जब तुम H और OH के कॉन्फ़िगरेशन में यानी अरेंजमेंट में चेंज कर देते हो, इधर का उधर कर देते हो, तो इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनको बोलते हैं एपीमर्स। उनको क्या बोलते हैं? एपीमर्स, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? एपीमर्स। तो ये एपीमर ही तो है। जैसे मान लो थर्ड कार्बन पे OH की पोजीशन इधर कर दी तुमने, तो ये क्या बन गया? गैलेक्टोज बन गया। तो गैलेक्टोज ग्लूकोज का क्या है? एक एपीमर है। वैसे ही मनोज है, मनोज में तुमने क्या किया? लास्ट सेकंड कार्बन पे OH की पोजीशन को चेंज कर दिया, तो फिर उसके बाद में क्या हो गया? इससे देखो 1 2 3 4 तुमने कार्बन की पोजीशन में चेंज कर दिया, तो उससे क्या बन गया? डी मैनोज बन गया। ये क्या है? ग्लूकोज का एक एपीमर है। उसके बाद में एक, जैसे ये तो स्ट्रेट फॉर्म हो गई, ये तो स्ट्रेट फॉर्म हो गई, ये स्ट्रेट चेन या फिर लीनियर स्ट्रक्चर हो गई। अब क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बना देते हैं, जैसे मान लो कि ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है ना, अब इस ग्लूकोज के अंदर लोग क्या कर देते हैं? लोग ये कर देते हैं कि ये जो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन है, यहाँ पर जो ये OH है, इसको हटा करके
यहाँ से एक क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीच में ऑक्सीजन लगा देते हैं, बीच में ऑक्सीजन लगा देते हैं, बीच में ऑक्सीजन लगाते हैं, उसके बाद में इसको जोड़ देते हैं यहाँ लास्ट कार्बन से, ठीक है, लास्ट कार्बन से जोड़ देते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ की जगह OH लगाते हैं, मतलब कुछ ऐसा चेंज कर देते हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में, ये क्लोज रिंग्स ही बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसको फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। अब अगली टर्म आती है एनोमर। एनोमर क्या होते हैं, ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H एंड OH इन रिंग स्ट्रक्चर एट हेमी एसिटल या फिर एसिटल कार्बन, मतलब देखो ये रिंग स्ट्रक्चर बन गई ना, या इसको मतलब हैवर्थ रिंग या फिर हम बोल सकते हैं कि ये फिशर स्ट्रक्चर बन गई। अब इसके अंदर ये जो रिंग बनती है, रिंग के अंदर जब हम OH और OH की पोजीशन चेंज कर दें, उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें, तो उससे एट हेमी एसिटल या फिर एसिटल कार्बन, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, हेमी एसिटल या एसिटल कार्बन पर जब H या OH की पोजीशन चेंज कर दें तो उसकी वजह से जो आइसोमर्स बनते हैं, उन आइसोमर्स को बोलते हैं एनोमर्स, ठीक है, उनको बोलते हैं एनोमर्स। और ये जो एनोमर्स हैं, याद रखना, ये 2 टाइप के होते हैं, कुछ तो अल्फा एनोमर्स होते हैं, कुछ बीटा एनोमर्स होते हैं, कुछ अल्फा एनोमर्स होते हैं, कुछ बीटा एनोमर्स होते हैं, समझ रहे हो, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज की स्ट्रक्चर पढ़ी, फिर देखा कौन सा किसका एपीमर है। एपीमर में क्या होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन पे H OH की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से जो स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनको बोलते हैं एपीमर। और अगर हम यहाँ से ये ऐसे रिंग फॉर्म बना दें तो ये फिशर फॉर्म होती है। और फिर उसके बाद में आपको याद रखना कैसे बनाई, देखो यहाँ से OH को हटा दिया और इस O को कॉमन कर दिया और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं लास्ट वाले के साथ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O की जगह OH लगा दिया, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है। ज़्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं, ऑर्गेनिक में आराम से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में ये देखो तुम रिंग फॉर्म, रिंग वाली स्ट्रक्चर देखो ज़रा, रिंग वाली स्ट्रक्चर देखो। अब जब रिंग बनी गई तो रिंग पता है क्या, मेनली हमने पढ़ा था ना कि रिंग स्ट्रक्चर शो कौन करते हैं, 6 कार्बन की शुगर और 5 कार्बन की शुगर, हेक्सोज और पेंटोज शुगर एक्वस सॉल्यूशन में ही रिंग फॉर्म स्ट्रक्चर शो करते हैं, अदरवाइज और कोई शो नहीं करता। तो 5 मेंबर्ड रिंग होगी और 6 मेंबर्ड रिंग होगी। 5 मेंबर्ड रिंग में क्या होगा, एक्चुअली 5 मेंबर्ड रिंग में 4 तो कार्बन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, मतलब ऐसी सी कुछ दिखेगी वो, ठीक है, 1 2 3 4 तो इसमें कार्बन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, ये 5 मेंबर्ड रिंग ऐसी दिखेगी। 6 मेंबर्ड रिंग में 5 कार्बन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, ये 10 नहीं है, 1 ऑक्सीजन होगा, जैसे ये देखो 1 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 क्या हो गए, कार्बन हो गए, ठीक है। 5 मेंबर की रिंग को फ्यूरेन बोला जाता है, 5 मेंबर की रिंग को फ्यूरेन बोला जाता है, 6 मेंबर की रिंग को पाइरेन बोला जाता है, 5 मेंबर की रिंग को फ्यूरेन बोला जाता है और 6 मेंबर की रिंग को पाइरेन बोला जाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में मैं आपको बता रहा था हेमी एसिटल और एसिटल कार्बन, ये क्या होता है, जैसे ये जो ऑक्सीजन होता है, जस्ट इसके पास वाला जो कार्बन होता है, जस्ट इसके पास वाला कार्बन, इसको बोलते हैं हम हेमी एसिटल और हेमी कीटल कार्बन, ठीक है। ऑक्सीजन जहाँ रिंग में अटैच होती है उसके जस्ट पास वाले कार्बन को हम बोलते हैं हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल कार्बन, ओके। उसके बाद में हमें कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़नी है, जैसे ग्लूकोज की रिंग में स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, ऐसी होती है, याद करना अच्छे से, ग्लूकोज की रिंग में स्ट्रक्चर कैसी होती है, ऐसी होती है, देखो। और ये आपको पोजीशंस अच्छे से याद रखनी है, ये देखो, ये कार्बन की काउंटिंग कहाँ से चालू करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये 5वां कार्बन, और ये ऊपर की तरफ देखो 6ठा कार्बन लगा रखा है इन्होंने, और ये ऑक्सीजन लगा रखा है बीच में। ऑक्सीजन के जस्ट आगे से पहले कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, वैसे ही इसमें ऑक्सीजन के जस्ट आगे से ये मतलब इसमें जस्ट आगे से स्टार्ट नहीं करते, जो फ्यूरेन है ना 5 मेंबर्ड वाली रिंग, उसके अंदर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से, समझ रहे हो। तो स्ट्रक्चर्स अच्छे से देखें और उनको याद करें, देखो जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, इसमें CH2OH, फिर यहाँ पर इस कार्बन से अटैच है, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये पहला कार्बन है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ये क्या है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, रिंग वाली स्ट्रक्चर है, इसको हैवर्थ फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हैवर्थ फॉर्म स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ये हैवर्थ फॉर्म स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को आप 4-5 बार बना के देखना, खुद से प्रैक्टिस करना, तब आपको आराम से आ जाएगी, ठीक है। स्पेसिफिकेशन क्या है, याद रखने का ये तरीका है कि जो थर्ड कार्बन पर है, थर्ड कार्बन पर हमेशा OH ऊपर होगा, देखो बाकी सब OH नीचे है, इसमें भी OH नीचे है, इसमें थर्ड में ऊपर है और इसमें नीचे।
थर्ड कार्बन पे OH हमेशा ऊपर होगा, बाकियों में नीचे लगा देना, और HCH2H याद रहेगा ही, ठीक है। थर्ड कार्बन पे OH हमेशा ऊपर, तीसरी वाली सबसे ऊपर, तीसरी वाली सबसे ऊपर, ठीक है। उसके बाद में डी फ्रक्टोज। डी फ्रक्टोज में क्या, जैसे इसमें याद करने का क्या है कि ये देखो OH नीचे, OH नीचे, लेकिन यहाँ पर उसी पोजीशन तो देखो वही है, कंपेयर करो पोजीशन तो वही है, लेकिन कार्बन चेंज हो गया। जैसे ये तो थर्ड कार्बन था, लेकिन यहाँ पे फोर्थ कार्बन आ रहा है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसमें OH ऊपर आएगा, बाकी दोनों में नीचे आएगा, ठीक है। इस पे ऊपर आएगा, दोनों में नीचे आएगा। ये डी फ्रक्टोज है, ये डी ग्लूकोज है, ठीक है। उसके बाद में मैंने अभी बात की थी कि एनोमर क्या होते हैं। एनोमर वो होते हैं जिनके अंदर हम जो हेमी एसिटल हेमिकेटल कार्बन होता है ना, यानी जो ऑक्सीजन के जस्ट पास वाला कार्बन, इस कार्बन पे H और OH का कॉन्फ़िगरेशन यानी पोजीशन चेंज करने से हमारे पास जो आइसोमर बनते हैं उनको एनोमर बोलते हैं, ये बोला था मैंने अभी। और एनोमर मैंने बताया था कि ये दो टाइप के होते हैं, एक तो अल्फ़ा होता है, एक बीटा होता है। तो जो हमारे पास एनोमर है दो टाइप के, अल्फ़ा बीटा। तो देखो ये तो ये तो अल्फ़ा ग्लूकोज है, ये तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, ये तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, जिसके अंदर ये OH नीचे है, H ऊपर है, ठीक है। अगर मान लो मैं क्या कर दूं, ये OH जो है इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, देखो OH को नीचे की जगह मैंने ऊपर रख दिया फर्स्ट कार्बन पे। सेकंड पे क्या होगा, सेकंड पे तो नीचे ही होगा, थर्ड पे ऊपर होगा, फोर्थ पे नीचे होगा, फिफ्थ पे H और CH2OH ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट कार्बन पे पोजीशन चेंज की है बस HOH की, तो इससे जो मेरे पास आइसोमर बना उसको बोलते हैं एनोमर। और ये कौन सा एनोमर है, बीटा एनोमर, ठीक है। ये तो अल्फा एनोमर था ओरिजिनल जो था, और जब मैंने HOH की पोजीशन OH को ऊपर कर दिया तो ये कैसा हो गया, बीटा हो गया। ये कैसा हो गया, बीटा डी ग्लूकोज हो गया। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे जो मोनोसेक्राइड होते हैं ना, अनएक्सेप्शनली क्या बोला गया है कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। अनएक्सेप्शनली ऑल मोनोसेक्राइड्स कैसे होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। ऑल मोनोसेक्राइड कैसी होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। समझ में आ रहा है, ऑल मोनोसेक्राइड कैसी होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। इसका रीज़न है एक, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, इसका रीज़न है एक, इसका रीज़न है एक। क्या रीज़न है, रीज़न है कि ड्यू टू फ्री OH एट हेमिकेटल या फिर किटेल कार्बन। ये जो हेमिकेटल या हेमी एसिटल हमारे पास कार्बन था, इस पे ये OH ग्रुप फ्री प्रेजेंट है ना, इसके कारण ये इसका रीज़न हो गया। रीज़न क्या हुआ, देखो स्टेटमेंट है, याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अनएक्सेप्शनली ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। रीज़न है कि जो हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटेल कार्बन है वहाँ पर जो OH ग्रुप है वो फ्री प्रेजेंट है, फ्री फॉर्म में है, तो वो किसी के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, तभी वो रिड्यूसिंग शुगर्स इनको बोला जाता है। जैसे एग्जांपल, तुम टेस्ट कैसे करोगे कि ये रिड्यूसिंग है या नहीं, तुम क्या करना, क्यूप्रिक आयंस Cu+2 और फेरिक आयंस Fe+3 आयंस, इनको जब मतलब यहाँ पर छोड़ोगे, इनके साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश करोगे, तो ये जो OH होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन ये लोग लेंगे। इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होता है, रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है, रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीडेशन होता है। और मतलब क्या हो, देखो पहली बात ये रिड्यूसिंग शुगर है। ये रिड्यूसिंग शुगर इसका मतलब ये दूसरों को रिड्यूस करती है, दूसरे कंपाउंड्स को रिड्यूस करती है। मतलब तूने ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया जिसमें Cu+2 आयन है और Fe+3 है, यानी Fe और Cu कंटेनिंग कोई कंपाउंड ले लिया, तो उस कंपाउंड की जब तुम इसके साथ रिएक्शन कराओगे मोनोसेक्राइड के साथ, किसी भी मोनोसेक्राइड के साथ, तो ये मोनोसेक्राइड अपना इलेक्ट्रॉन फेंकेंगी और वो लालची कंपाउंड अपना इलेक्ट्रॉन अब इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेने के बाद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और ये खुद क्या होंगी, ऑक्सीडाइज होंगी। ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये दूसरे को रिड्यूस करती हैं, खुद ऑक्सीडाइज होती हैं, ठीक है। तो रिडक्शन के बाद में Cu+2 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो अब एक इसकी भूख कम हुई तो ये Cu+ बचेगा। Fe+3 इसकी भूख कम हुई तो Fe+2 बचेगा। तो ये क्या बन गया, ये तो फेरिक आयंस थे, देखो हमेशा। और ये क्या है, ये अस आयंस है, फेरस और क्यूपरस आयंस। कभी भी तुम्हें कन्फ्यूज़न हो इक और अस में, तो ऐसे देख लेना कि जो लोअर ऑक्सीडेशन वाले ऑक्सीजन स्टेट वाले आयंस होते हैं उनमें तो लगता है अस इक, इक मतलब ऊपर। तो ऐसे देखो अस इक, अस इक, अस इक, अस इक। देखो मैं तो ऐसे याद करता हूँ। उसके बाद में
एक फेमस बात है कि फेलिंग सॉल्यूशन, आप सुनोगे ऑर्गेनिक में पढ़ोगे क्लास 12 में, तो जो फेलिंग सॉल्यूशन या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, इनमें से कोई भी लो, फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो जब आप यूरिन में से, यूरिन देखो जैसे ये क्या होता है CuSO4 ब्लू, CuSO4 इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, ये इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन में ये प्रेजेंट होता है CuSO4, ठीक है। जब आप यूरिन का टेस्ट करते हो, मतलब CuSO4 और यूरिन इनका जब रिएक्शन करवाते हो, तो अब यूरिन है, यूरिन में अगर शुगर प्रेजेंट होगा, अगर शुगर प्रेजेंट होगी यूरिन में, तो शुगर तो कैसी होती हैं, रिड्यूसिंग, तो ये क्या करेंगे, ये इसको रिड्यूस कर देंगे CuSO4 को, तो ये Cu यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, Cu2O में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+ में, और इसका कलर चेंज हो जाएगा रेड, यानी ब्लू कलर से रेड कलर का हो जाएगा ये फेलिंग सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा कि वो जो पेशेंट जिसका यूरिन हमने लिया है, जिसका टेस्ट करने के लिए हमने यूरिन लिया है, वो डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर जो अपना मतलब ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण अब वो जो शुगर है फिर उसका एक्सक्रीशन करना पड़ता है यूरिन के थ्रू, ठीक है। तो यूरिन में हार्मफुल कीटोन बॉडीज़ बनने लगती हैं, और भी मतलब एक्स्ट्रा जो शुगर होती है वो यूरिन के थ्रू लॉस होती रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ से पता लगाते हैं शुगर यूरिन में है या नहीं, अगर शुगर होगी तो ब्लू से रेड हो जाएगा ये सॉल्यूशन, यानी CuSO4 से Cu2O बन जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अगर शुगर नहीं होगी तो इसका मतलब ब्लू का ब्लू ही रहेगा, तो मतलब अगले को डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं है। तो ये एक सिंपल टेस्ट है जो डायबिटीज़ मेलाइटस को आइडेंटिफाई करने में काम आता है ना बच्चों, ठीक है। उसके बाद में हमें ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है। एग्जाम्पल ग्लूकोज, ग्लूकोज भी एक मोनोसैकेराइड है ना। ग्लूकोज पढ़ना है हमें। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जनरली क्या बोला जाता है, इसको ब्लड शुगर बोला जाता है, ब्लड में प्रेजेंट होती है इसलिए ब्लड शुगर बोला जाता है। सेल्स का खाना ग्लूकोज, तो ग्लूकोज को जनरली क्या बोला जाता है, ब्लड शुगर बोला जाता है, या फिर इसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं कई लोग, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है ना। वो मैंने बोला था ना एल फॉर्म और डी फॉर्म, उसमें एल मतलब लीवो रोटेटरी, डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये जो ग्लूकोज है ना, हमने हर जगह लिखा ना डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज, वैसे तो ये ग्लूकोज क्या है, डी फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये डेक्स्ट्रोज शुगर होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज शुगर बोल देते हैं, है ना। और ये ग्रेप शुगर भी इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रेप शुगर, डेक्स्ट्रोज शुगर और ब्लड शुगर, किसको, ग्लूकोज को, ठीक है। ये एक प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अरे यार रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा ग्लूकोज तो काम आती है अपनी पूरी बॉडी में, मेनली सेल्स का खाना क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज क्या है, एक प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ओके। अब ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की बात करें तो ये होता है 1। अभी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, आप रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अभी बस याद कर लो भाई, वहाँ आएगा तो थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, या फिर आप देख लोगे हाँ यार वहाँ पढ़ा था। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ग्लूकोज का होता है 1, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ग्लूकोज का क्या होता है, 1 होता है। ये एक प्रिफर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ब्लड शुगर, डेक्स्ट्रोज, ग्रेप शुगर, ठीक है। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू आपको याद करनी है, कितनी होती है, 4.1 कैलोरी। इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पर आपको ये वैल्यू काम आ जाए। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है ग्लूकोज की, वो होती है 4.1 किलो कैलोरी, क्या होती है 4.1 किलो कैलोरी समझ में आई ना बात, 4.1 किलो कैलोरी। और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है, बोल दे 1 होता है, ओके जी। तो उसके बाद में मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है। ये तो बहुत ही ज़रूरी बात है, बहुत ज़रूरी बात और बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है, 80 to 120 mm ऑफ Hg, ठीक है, मतलब 80 to 120 mg, सॉरी मैंने गलत बोला, 80 to 120 mg या फिर 100 ml पर ब्लड, 100 ml ब्लड, मतलब क्या मैं बताने क्या शुरू ये क्या है, 80 to 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी पर 100 ऑफ ml ब्लड के अंदर 80 to 120 mg ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ठीक है। वो तो मैं सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, मैंने वो उस टाइम में 80 to 120 mm ऑफ Hg बोला था ना, वो तो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। सो
नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है 80 to 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5 से लेकर के 5 mm। अभी mm का मतलब क्या है, सो mm मतलब है मिलीमोल, mm मतलब है मिलीमोल। 4.5 से लेकर के 5 मिलीमोल या 80 to 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। उसके बाद में बात है फ्रक्टोज की बात करनी है हमें। फ्रक्टोज को बच्चों फ्रूट शुगर बोलते हैं, फ्रक्टोज को क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर बोलते हैं, और फ्रक्टोज को लेविलोज भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, फ्रूट शुगर और लेविलोज। और ये बात आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए कि फ्रक्टोज जो है बेटा ये मोस्ट स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, यानी नेचुरल शुगर जितनी भी होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा मीठी स्वादिष्ट, सबसे ज़्यादा मीठी कौन होती है, बहुत ही ज़्यादा मीठी कौन होती है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज मोस्ट स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, ठीक है। इसका स्वीटनिंग इंडेक्स कितना होता है 170, याद नहीं करना, बस बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा होता है ये। स्वीटनिंग इंडेक्स कितना होता है 170। आपसे कोई पूछे मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर, तो उसका आंसर फ्रक्टोज नहीं होगा। क्यों, अभी तो बोला था आपने, मैंने अभी बोला मोस्ट स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है फ्रक्टोज, तो मोस्ट स्वीटेस्ट शुगर नहीं है, क्योंकि कुछ आर्टिफिशियल शुगर्स भी हैं जो इससे बहुत ज़्यादा स्वीटनिंग इंडेक्स जिनका बहुत ज़्यादा होता है, वो भी बात करेंगे अभी। अगले नंबर पे हमें बात करनी है, जैसे एग्जाम्पल, हाँ फ्रक्टोज का एग्जाम्पल हो गया हनी और सीमन। कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे फ्रक्टोज किस में प्रेजेंट होता है, सीमन जो होता है जिसमें स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, उसमें फ्रक्टोज, स्पर्म का जो फूड होता है वो कौन होता है, फ्रक्टोज होता है। और उसके बाद में एक हो गया हनी, मैनोज एंड गैलेक्टोज। मैनोज एंड गैलेक्टोज अगले नंबर पे हमें पढ़ना है, मैनोज और गैलेक्टोज साथ में देख लेते हैं। ये जो गैलेक्टोज है इसको ब्रेन शुगर बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, कहीं भी एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगी विच इज़ ब्रेन शुगर, तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। ब्रेन शुगर गैलेक्टोज होती है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। मनोज ये एग जो मतलब एग योक होता है उसके अंदर पाई जाती है, अंडे में, ठीक है। मनोज अभी भी अंडे में है, एग योक में पाई जाती है। और गैलेक्टोज ब्रेन शुगर होती है, नॉट फाउंड इन फ्री फॉर्म। ये मैनोज और गैलेक्टोज हैं, ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, ठीक है। मैनोज और गैलेक्टोज फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, याद रखना, ये किसी ना किसी चीज़ के साथ बाइंड होकर के मिलते हैं। और किसके साथ बाइंड होकर मिलते हैं ये आपको इस चैप्टर में आगे जानने को मिलेगा, अपनी दिल की धड़कनें थाम के बैठिए। मैनोज गैलेक्टोज किसी के साथ नहीं मिलते, फ्री फॉर्म में नहीं मिलते। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर, लेविलोज मोस्ट स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, हनी, सीमन, ओके कंप्लीट, बाय बाय। उसके बाद में डिराइव्ड मोनोसेक्राइड या फिर शुगर। डिराइव्ड मोनोसेक्राइड या फिर शुगर, डिराइव्ड मोनोसेक्राइड यानी ये जो मोनोसेक्राइड है ना, इनमें ही कुछ हम थोड़े से मॉडिफिकेशन करते हैं, मतलब इनसे कुछ डिराइव करें। जैसे मान लो अमाइन शुगर होती है, अमाइन शुगर। अमाइन शुगर मतलब आप एक काम करो, शुगर में क्या करो, किसी भी शुगर में, जैसे मान लो अपने पास जैसे एग्जांपल है ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर सेकंड कार्बन पर जो OH लगा हुआ होता है ना, उसकी जगह आप अमाइन ग्रुप लगा दो। ग्लूकोज में अमाइन शुगर क्या होगी भाई, शुगर में OH की जगह NH2 लगा दो। इन शुगर OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय NH2 ग्रुप, दैट इज कॉल्ड अमाइन शुगर। अमाइन ग्रुप से रिप्लेस करोगे तो अमाइन शुगर बन जाएगी। जैसे ग्लूकोज में सेकंड कार्बन पे जो OH होता है उसकी जगह आप वहाँ पर एक अमाइन ग्रुप लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज अमाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी वो, ग्लूकोज अमाइन बन जाएगी, ठीक है। अब ये ग्लूकोज अमाइन का अगर इसके अंदर तुम एक एसिटाइल ग्रुप और ऐड कर दो, यानी इसका एसिटाइलेशन कर दो। अगर तुम्हें ये सारी चीज़ें थोड़ी कम समझ में आ रही हैं तो कोई नहीं, चिंता का कोई विषय नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, सेकंड बुक जो है केमिस्ट्री की, सो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल देख लीजिए, यानी एसिटाइल ग्रुप होता है, एसिटाइल ग्रुप आप ऐड कर दो ग्लूकोज अमाइन में तो इसका एसिटाइलेशन हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। क्या बनेगा, एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। उसके बाद में ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन होता है, ये इट इज़ एन कंपोनेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन एंड काइटिन। पेप्टिडोग्लाइकिन और काइटिन जो है इनका एक कंपोनेंट होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। यहाँ से याद करने की बात क्या है, याद करने की बात ये है
ये तो समझने की बात है कि अमाइन शुगर क्या होती है कि भाई शुगर में तुम OH की जगह क्या कर दो, अमाइन ग्रुप अटैच कर दो तो वो अमाइन शुगर बन जाएगी। जैसे ग्लूकोज में सेकंड कार्बन के OH पर तुम NH2 लगा दोगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, ग्लूकोज अमाइन बनेगी। अब इस ग्लूकोज अमाइन का तुम अगर एसिटाइलेशन कर देते हो तो क्या बनता है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन बनता है। और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन इट इज़ एन कंपोनेंट, यानी एक काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकिन का एक कंपोनेंट है, मतलब इनमें इंक्लूड होता है, इनका एक कंपोनेंट है। समझ रहे हो बात को कि ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन पेप्टिडोग्लाइकिन प्लस काइटिन का एक कंपोनेंट है, ठीक है, ओके, बात खत्म। शुगर अल्कोहल, शुगर अल्कोहल मतलब इसके अंदर क्या करोगे, CHO ग्रुप जो है उससे उसको रिप्लेस कर दोगे आप OH ग्रुप से, यानी OH ग्रुप ज़्यादा हो जाएंगे तो अल्कोहल। CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप जो है ना उसको आप OH से रिप्लेस कर दो। जैसे एग्जांपल मनोज है, मनोज मुझे तुम पहले ये बता दो कितने कार्बन की शुगर है, मनोज कितने कार्बन की शुगर है, बोलो ना, अरे 6 कार्बन की है ना, तो मनोज 6 कार्बन की शुगर है। इसको अगर तुम यहाँ पर इसमें CHO ग्रुप जो लगा हुआ है उसकी जगह आप OH ग्रुप लगा दो। अच्छा मनोज हमने पहले पढ़ा था तो उसके बारे में क्या पढ़ा था कि मनोज ग्लूकोज का, डी ग्लूकोज का क्या होता है, एपीमर होता है, एपीमर होता है। और वो भी कौन सा एपीमर होता है बोलो, C3 एपीमर होता है। मतलब जो थर्ड कार्बन था वहाँ पे OH की पोजीशन को चेंज करने से ग्लूकोज में क्या बन रहा था, मेनोज बन रहा था, डी मेनोज, ठीक है। तो मेनोज में जब आप CHO ग्रुप को OH से रिप्लेस कर दोगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, मैनिटोल बनेगा। क्या बनेगा, मैनिटोल बनेगा। और ये जो मैनिटोल होता है ये इट इज़ स्टोर्ड फूड इन ब्राउन एल्गी। ये चीज़ अभी याद कर लोगे तो बहुत फायदे में रहेगा। जब डाइवर्सिटी पढ़ोगे तो डाइवर्सिटी में भी ये चीज़ आएगी ब्राउन एल्गी में, कि ब्राउन एल्गी में जो स्टोर्ड फूड होता है ना वो मैनिटोल की फॉर्म में होता है। ब्राउन एल्गी में स्टोर्ड फूड मैनिटोल की फॉर्म में होता है। उसके बाद में अपने पास आती है शुगर एसिड। शुगर एसिड मतलब यानी CHO ग्रुप को आप एक एसिडिक ग्रुप यानी COOH से रिप्लेस कर दो तो आपके पास शुगर एसिड बन जाएगा। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर आप ये काम करोगे तो इससे क्या बनेगा, ग्लूकोरोनिक एसिड बनेगा। ग्लूकोरोनिक एसिड बनेगा। ग्लूकोरोनिक एसिड क्या होता है, इट इज एन कंपोनेंट ऑफ हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक एसिड होता है ना, इसको हम एनिमल सीमेंट बोलते हैं। अभी याद कर लो, एनिमल टिश्यू में पढ़ाया जाएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में एनिमल सीमेंट होता है ये। मतलब सीमेंट क्या काम करता है, वही ये काम करता है एनिमल्स में, ठीक है। सो अपने पास क्या है, शुगर एसिड है। शुगर एसिड में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोरोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोरोनिक एसिड एक हाइल्यूरोनिक एसिड का कंपोनेंट है और हाइल्यूरोनिक एसिड को हम एनिमल सीमेंट बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप याद कर लेंगे, ठीक है। अब अगले नंबर पे हम मोनोसेकेराइड को तो अब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है बच्चों ओलिगोसेकेराइड। हमें पढ़ना है ओलिगोसेकेराइड। भाई ओलिगोसेकेराइड जो है ना, इसमें हमने पढ़ा था 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती हैं। 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती हैं, ठीक बात है। 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स होती हैं और मोनोसेकेराइड आर बाउंडेड विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से बनता है। अच्छा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जो फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसमें डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है। डिहाइड्रेशन मतलब जब ये बॉन्ड बनता है ना तो पानी निकलता है, मतलब बॉन्ड बनता है तो वाटर का एलिमिनेशन होता है। वो कैसे होता है वो अभी बताते हैं आपको। जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने। जैसे एग्जांपल, मैंने कोई शुगर ली, जैसे ये शुगर का इतना सा पार्ट बनाया मैंने, बाकी का छोड़ दिया है समझाने के लिए, ठीक है। इतना सा पार्ट बनाया मैंने, ऑक्सीजन, ये फर्स्ट कार्बन, कौन सा कार्बन होता है ये, हेमी एसिटाइल या फिर हेमिकेटाइल कार्बन। इस कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है ना, इसका इधर से, इसके साथ एक OH ग्रुप अटैच होगा। अब वो ऊपर नीचे एक बार छोड़ो, एक बार बॉन्ड बनाना सिखा रहा हूँ मैं। OH ग्रुप इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक इसी तरीके की एक और शुगर ले ली। यहाँ पर ये जो शुगर है मैंने इसको इस तरीके से बनाया। यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यानी ये चौथा कार्बन पे भी एक OH प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये दोनों करीब आते हैं तो इनकी बातचीत हो जाती है आपस में कि भाई एक को तो अपना हाइड्रोजन देना पड़ेगा और एक को अपना OH देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के H2 एलिमिनेट हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में। जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन से यहाँ से OH से H गया और ये फोर्थ कार्बन है, यहाँ से क्या चला गया, ये OH चला गया और H2 निकल गया, दोनों H2 निकल गया और फिर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, COC बॉन्ड बना। यहाँ भी कार्बन, यहाँ ये ऑक्सीजन,
बॉन्ड सी, COC बॉन्ड बना है, शुगर शुगर के बीच में बॉन्ड बना है, ये कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, COC बॉन्ड, ठीक है। COC बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का एक टाइप है जो कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? शुगर शुगर वाला COC बॉन्ड, ठीक है। ओके भाई साहब, अब है ना, तुम हमेशा ये चीज़ याद रखना कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में जो ये वाली शुगर है ना, इसका तो पहला कार्बन, मतलब ये एक शुगर का तो पहला कार्बन, और ये जो दूसरी शुगर है ना इसका, इस दूसरी शुगर का पहला कार्बन भी हो सकता है, मतलब यहाँ से भी इस कार्बन को इधर मोड़ के बॉन्ड बना सकते थे, दूसरे कार्बन पे जो OH है वो भी काम में ले सकते थे, चौथे कार्बन वाला भी काम में ले सकते थे हम अपन OH, और छठे कार्बन वाला भी अपन यूज, छठे कार्बन वाला यहाँ पे ये HCH2OH ये वाला, मतलब ये वाला OH और एक ये वाला OH, मतलब ये जो दूसरी वाली शुगर है, एक शुगर का तो पहला कार्बन और दूसरी का पहला, यानी इससे भी इसका OH का भी काम में ले सकते थे, दूसरे कार्बन का OH भी काम में ले सकते थे, तीसरे का काम में नहीं लेते क्योंकि तीसरे का अंदर आता है, ठीक है, और चौथे का काम में लेके दिखाया मैंने आपको भी, और छठे कार्बन का इसका OH भी काम में ले सकते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। समझ में आई बात? ओके। दूसरे टाइप का बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है शुगर शुगर बॉन्ड। याद रखना कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ये शुगर शुगर COC बॉन्ड। दूसरा होता है शुगर N2 बेस, मतलब शुगर और नाइट्रोजन बेस में बॉन्ड। कैसे? एक तरफ तो मैंने ये ले ली शुगर अपनी, ठीक है, आधा पार्ट बनाया इसका, शुगर ले ली, ये इसका पहला कार्बन हो गया, ठीक है, ये OH लगा हुआ है यहाँ पे, ओके। अब इधर की तरफ एक नाइट्रोजन बेस आता है। अब ये नाइट्रोजन बेस तुमने अभी पढ़ा तो है नहीं, प्यूरिन पायरमिडीन, तो ये तो बाद में अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इतना समझ लो कि नाइट्रोजन बेस है, इसमें क्या होता है, इसमें ये नाइट्रोजन है इसका, ठीक है, नाइट्रोजन बेस है, ऐसे मान लो कि इसका नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो इसका तो हाइड्रोजन और इस शुगर का OH ये दोनों मिलके सेटिंग कर लेते हैं और H2O बाहर निकल जाता है और CNC बॉन्ड बनता है। यहाँ पे देखो C, फिर यहाँ पे N होगा और फिर इधर कार्बन लगा हुआ होता है, तो ऐसा कुछ बॉन्ड बनता है। प्यूरिन पायरिमिडीन की जब स्ट्रक्चर समझ में आएगी तब पता चलेगा कि मैंने क्या बनाया है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो प्यूरिन है उसका तो 9th पोजीशन पे जो कार्बन होता है वो काम में लेते हैं, और पायरिमिडीन का 1st पोजीशन पे जो नाइट्रोजन होता है उसको काम में लेते हैं। ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। CNC बॉन्ड होता है, ये किस में प्रेजेंट होता है? ये न्यूक्लिक एसिड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड में पढ़ लेंगे। न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होता है CNC ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ओके भाई साहब। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट, यानी नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, जो ओलिगोसेक्राइड होते हैं इनको क्लासिफाई करते हैं। जैसे एक तो डाइसेक्राइड, यानी 2 मोनोसेक्राइड यूनिट हैं तो डाइसेक्राइड, 3 मोनोसेक्राइड यूनिट है तो ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटासेक्राइड। तो डाइसेक्राइड जो है इसमें इसके एग्जांपल्स हैं जैसे माल्टोज, ये आपको याद करना है, डाइसेक्राइड जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ट्रीहेलोज। ट्राइसेक्राइड रेफिनोज, टेट्रासेक्राइड स्टेकियोज, पेंटासेक्राइड वेरेबेस्कोस। अब यहाँ पे एक छोटी सी ध्यान देने वाली बात ये है, ये बात ये है कि ट्राइसेक्राइड है रेफिनोज, तो रेफिनोज जो है ये किससे मिलकर बनता है? ये किससे मिलकर बनता है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी गैलेक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर के रेफिनोज बनता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये पूछ लेगा कि ये किस किस से बनता है, तो ये याद होना चाहिए, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। टेट्रासेक्राइड है स्टेकियोज, स्टेकियोज 4 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनेगा, तो स्टेकियोज किससे बनता है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, यानी स्टेकियोज में 2 गैलेक्टोज की यूनिट्स होती हैं। पेंटासेक्राइड, जैसे अब पेंटासेक्राइड है ना, ये लार्जेस्ट ओलिगोसेक्राइड डिस्कवर्ड टिल डेट, यानी ओलिगोसेक्राइड में लार्जेस्ट से लार्जेस्ट अब तक पेंटासेक्राइड डिस्कवर हुआ है, मतलब इससे बड़ा ओलिगोसेक्राइड अभी तक नहीं मिला है। ओलिगोसेक्राइड, पेंटासेक्राइड वेरेबिस्कोस एग्जाम्पल है। वेरेबिस्कोस किससे बनता है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। कॉमन बात यह है कि सब में फ्रक्टोज तो एक एक लग रहा है, ग्लूकोज इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें 2 है, इसमें गैलेक्टोज 1 है, 2 है, इसमें गैलेक्टोज 3 है, बस ठीक है, सिंपल सी बात है। याद करना चाहो तो प्लीज़ याद कर लेना। उसके बाद में हमारे पास आगे
इनको हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ट्रीहेलोज। इसमें सबसे पहले अपने पास आता है माल्टोज। माल्टोज कैसे फॉर्म होता है? माल्टोज इज फॉर्म्ड बाय अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज ग्लूकोज जब जुड़ते जाते हैं तो माल्टोज बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, सब अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। कैसे बनता है? वही डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इधर एक ग्लूकोज है, पहला कार्बन OH यहाँ से निकलेगा और ये जो चौथा कार्बन यहाँ से H निकल जाएगा, फिर यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड बन गया, समझ रहे हो? ऐसे करके जुड़ते जाते हैं यूनिट्स। अब ये जो माल्टोज है इसको माल्ट शुगर भी बोला जाता है, माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोला जाता है। और ये माल्ट शुगर जो है ये सीड ऑफ बार्ले में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? सीड ऑफ बार्ले में। माल्टोज इज फाउंड इन बार्ले सीड्स। और यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो होता है अल्फा 1,4। अल्फा 1,4 यानी इसका तो पहला कार्बन और इसका चौथा कार्बन, ठीक है। यहाँ पर जब भी तुम माल्टोज बनाओ ये ध्यान रखना, हमेशा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, यानी इसका तो पहला कार्बन और इस शुगर का चौथा कार्बन, अल्फा 1,4, ओके। और रिड्यूसिंग, और अल्फा क्यों लिखा है? अल्फा इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो देखो हमने ग्लूकोज की 2 फॉर्म्स पढ़ी थी ना, एक तो अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा ग्लूकोज जो था वो तो था ऐसा, OH नीचे था, और बीटा ग्लूकोज के अंदर OH जो था वो था ऊपर, ठीक है। तो बीटा नहीं लेना, हमें अल्फा लेना है जिसके अंदर OH नीचे है, ठीक है। तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये जो माल्टोज शुगर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये माल्टोज शुगर बहुत ही जरूरी बात, ये रिड्यूसिंग शुगर होती है, ठीक है। बाद में हमारे पास बात आती है सुक्रोज की। सुक्रोज क्या है? देखो सुक्रोज ये अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। ये मोनोमर्स आपको याद करने पड़ेंगे। ग्लूकोज किस माल्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सुक्रोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। और ये भी याद रखना है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, वही डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको मोनोमर यूनिट याद होनी चाहिए और स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं अपने समझने के हिसाब से। उसके बाद में सुक्रोज इज सेकंड स्वीटेस्ट शुगर। सुक्रोज सेकंड स्वीटेस्ट शुगर होती है। अच्छा, फर्स्ट स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर कौन सी है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बाद में ये कौन सी है? सुक्रोज। सुक्रोज सेकंड स्वीटेस्ट शुगर है। ये पता है तुम्हें? सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। अच्छा, इसको केन शुगर या फिर टेबल शुगर भी बोला जाता है। केन शुगर क्यों नहीं? शुगर केन से ऑब्टेन होती है ना, तो केन शुगर या फिर टेबल शुगर, कॉमनली हम यही शुगर यूज लेते हैं तो इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे टेबल सॉल्ट होता है वैसे टेबल शुगर। उसके बाद में यहाँ पर अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। याद रखो यहाँ पर अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। जैसे मान लो अल्फा 1, अल्फा मतलब OH नीचे, 1 मतलब पहला कार्बन है, इस पे OH नीचे है, OH नीचे है, अल्फा कार्बन मतलब OH नीचे और पहला कार्बन है इसका, ठीक है। और दूसरी तरफ है हमारी फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तैयार खड़ी है। फ्रक्टोज का हमें लेना है दूसरा कार्बन, तो दूसरा कार्बन तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन यहाँ इधर से, ये पहला कार्बन तो ऊपर, दूसरा कार्बन ये, मतलब इसको थोड़ा हमने टेढ़ा बनाया, ठीक है। मतलब मैंने जब पढ़ाया था आपको तब ऐसे पढ़ाया था कि ये वाला पार्ट यहाँ था, लेकिन अब मैंने ये वाला पार्ट यहाँ कर दिया। और बीटा है इसका मतलब ये जो है ये नीचे होगा CH2OH, वरना ऊपर बताया था मैंने आपको। तो बीटा डी फ्रक्टोज इसके अंदर सेकंड अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। दूसरे कार्बन से तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा? OH, तो यहाँ COC बॉन्ड बन जाएगा, ओके। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। बहुत ज़रूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ये आपको बहुत जगह बहुत क्वेश्चंस में काम आएगी कि सुक्रोज क्या है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज क्या है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। सुक्रोज क्या है? एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अच्छा, ये जो सुक्रोज है, शुगर ट्रांसलोकेशन विया फ्लोएम। अच्छा, पता है तुम्हें जो फ्लोएम में प्लांट का फूड ट्रैवल करता है फ्लोएम के थ्रू, तो वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रैवल करता है। सुक्रोज की फॉर्म में इसलिए ट्रैवल करता है क्योंकि सुक्रोज रिएक्शन करती नहीं है, ये नॉन रिड्यूसिंग होती है, तो आराम से फूड एक जगह से दूसरी जगह प्लांट के अंदर जा सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये शुगर ट्रांसलोकेशन विया फ्लोएम मतलब प्लांट्स में हेल्प करती है। उसके बाद में हमारे पास अगले नंबर पे आती है लैक्टोज। लैक्टोज की मोनोसेकेराइड यूनिट्स क्या होती हैं? लैक्टोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से, सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी गैलेक्टोज से। याद रखना, क्या बोल रहा हूँ मैं? गलत बोल लिया। देखो एक बार फिर देखो, लैक्टोज बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज से बनता है। लैक्टोज किससे बनता है? बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी गैलेक्टोज से बनता है। जैसे 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 ऐसे देखो,
तुमने बीटा लिया है, बीटा का मतलब OH कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, अल्फ़ा होता तो नीचे होता, बीटा है तो ऊपर है, ठीक है। तो ये तुमने गैलेक्टोज बना लिया। अच्छा, गैलेक्टोज बना लिया तुमने, ओके। एक बात बताओ, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस आया था? ग्लूकोज गैलेक्टोज में केवल ये डिफरेंस हमने ऑब्जर्व किया था कि इनके अंदर जो स्ट्रेट चेन थी उसके अंदर ग्लूकोज गैलेक्टोज जो है, गैलेक्टोज ग्लूकोज का एपीमर था। एपीमर मतलब उसके अंदर तुमने ये देखा होगा कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है उस पर गैलेक्टोज के अंदर जो OH की पोजीशन है वो अलग थी। देखो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ उनको, जैसे हमने अभी ये देखा था यहीं कि जैसे ये था अपने पास गैलेक्टोज, इसके अंदर यहाँ पर तो डबल बॉन्ड लगा हुआ था, और फिर यहाँ देखो डी ग्लूकोज के अंदर यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन पर OH था, और यहाँ पर ये क्या था कि ग्रुप चेंज हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, मतलब यहाँ पर तो एल्डिहाइड ग्रुप है। और मतलब दो डिफरेंस आ रहे हैं। दो डिफरेंस क्या आ रहे हैं? एक तो सॉरी, ये तो मैंने क्या कर रखा है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। ओह सॉरी, मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा था क्योंकि मैंने ये यहाँ पर टिक कर रखा है और मैं सुबह से वीडियोस बना रहा हूँ तो दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। ये थर्ड कार्बन पे मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के अंदर सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH इधर होता है, ठीक है। और अरे यार देखो, जैसे मैनोज है, ये मैनोज है, मैनोज है, ये C3 एपीमर है, लिख लेना चाहिए था पहले। और ये गैलेक्टोज है, सॉरी बुरा मत मानने यार, देखो बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है तो इसलिए गलतियाँ हो रही हैं। ये मेरा लास्ट वीडियो अभी, उसके बाद में कल बनाएंगे। तो C3 एपीमर, मैनोज क्या होता है? C3 एपीमर होता है। और गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज क्या है? सॉरी ये तो यार C4 एपीमर होना चाहिए, मैंने कुछ गलतियाँ कर रखी हैं यहाँ। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं? अरे बहुत सिंपल सी बात है ना, देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो यहाँ से ये तो C2 एपीमर है, एपीमर, ठीक है। यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो जो मैनोज होता है इसको हम C2 एपीमर बोलते हैं ग्लूकोज का, और जो गैलेक्टोज है इसको बोलते हैं C4 एपीमर, C4 एपीमर बोलते हैं। कैसे? 1 2 3 4, ये चौथे कार्बन पर मैंने क्या स्ट्रक्चर उल्टी बना दी बनाते टाइम। तो ये क्या हुआ? चौथे कार्बन पर OH की पोजीशन डिफर करने से बनता है गैलेक्टोज, मतलब ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये बात है। तो मैं आपको क्या बता रहा था अभी? मैं आपको भी बता रहा था ये लैक्टोज। तो लैक्टोज में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने ये पढ़ लिया था कि लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनता है, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इनमें हो जाता है। कैसे? यहाँ से ध्यान से देख लो, बीटा डी गैलेक्टोज है मतलब OH ऊपर की तरफ होगा, और बीटा डी ग्लूकोज है यानी OH इधर तो ऊपर की तरफ होगा लेकिन यहाँ तो नीचे ही होगा, वही सेम चीज़ लगेगी। और यहाँ से क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर बन जाएगी। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोला जाता है, बहुत ज़रूरी बात, लैक्टोज को मिल्क शुगर भी बोला जाता है। और ये इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, देखो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ह्यूमन मिल्क में मैक्सिमम 7% प्रेजेंट है। जो लैक्टोज है वो ह्यूमन मिल्क में मैक्सिमम होती है, कितनी? 7% होती है। ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज मैक्सिमम होती है कितनी? 7%। ह्यूमन मिल्क में लैक्टोज मैक्सिमम होती है 7%, और काऊ के मिल्क में 5% होती है, हमारी दूसरी माँ। और लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर होती है। और हमने अब तक केवल एक ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ी है, वो है सुक्रोज, बाकी सारी रिड्यूसिंग है, ठीक है। उसके बाद में ट्री हेलोज, इसके बारे में तो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, बस सिंपल देख लो, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, होमोलिम्फ ऑफ इंसेक्ट में पाई जाती है ट्री हेलोज। आपको याद नहीं रखना है बिल्कुल भी, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, ओके। पॉलीसेकेराइड की बात करूं तो पॉलीसेकेराइड दे कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। पॉलीसेकेराइड कैसे हो सकते हैं? ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ब्रांच्ड भी होते हैं और नॉन अनब्रांच्ड भी होते हैं। दे आर नॉन रिड्यूसिंग बट देयर राइट एंड इज रिड्यूसिंग। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं यानी बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर के एक चेन बना लेते हैं पॉलीसेकेराइड की, वो ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, और वो नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकते हैं
मतलब नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। बात ये है कि दे आर नॉन रिड्यूसिंग, मतलब पॉलीसेकेराइड कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं हमेशा सुक्रोज की तरह, लेकिन उनका जो राइट एंड होता है ना, राइट एंड कौन सा, राइट एंड जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है, राइट एंड रिड्यूसिंग होता है, वहाँ पर कुछ ऐसा पार्ट प्रेजेंट होता है जो रिड्यूसिंग होता है, ये बात याद रखें। जनरली दे आर इनसॉल्युबल एक्सेप्शन इनोलिन। जनरली पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, मैंने पहले बता दिया, लेकिन एक्सेप्शन है इनुलिन। इनुलिन ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो सॉल्युबल होता है। बेसिस, जैसे सबसे पहले हम बेसिस डिसाइड कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले फंक्शन के बेसिस पे हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया पॉलीसेकेराइड को। सबसे पहले स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कौन से, सेल्यूलोज, काइटिन, पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज। ये क्या है, ये पॉलीसेकेराइड की ऐसी फॉर्म है जो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जैसे सेल्यूलोज है, सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। काइटिन है, वही सेम बात है, काइटिन फंजाई सेल वॉल में होता है। पैक्टिन है, हेमीसेल्यूलोज, ये सेल वॉल के कंपोनेंट्स है प्लांट्स में, ठीक है। और दूसरे स्टोर्ड फॉर्म में, पॉलीसेकेराइड स्टोर्ड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे एग्जांपल स्टार्च है और ग्लाइकोजन है, इनुलिन है, डेक्स्ट्रिन है। ये स्टार्च, ग्लाइकोजन वगैरह आपने सुना होगा ना, ये स्टोर्ड फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की स्टोर्ड फॉर्म है ये। उसके बाद में टाइप्स ऑफ मोनोमर भी दो टाइप के हो सकते हैं। जैसे पॉलीसेकेराइड मोनोमर से तो बनते हैं, मोनोमर क्या होते हैं इनके, मोनोसेकेराइड होते हैं। तो ये मोनोसेकेराइड दो टाइप के होते हैं, जैसे मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर पॉलीसेकेराइड दो टाइप के हो सकते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड, एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड मतलब जैसे जिनमें एक ही मोनोसेकेराइड यूनिट ज्वाइन होती जाए, जैसे मतलब जैसे ग्लूकोज ऐसे कर, ठीक है। जैसे एग्जांपल होमोपॉलीसेकेराइड के हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, इनुलिन, अगार अगार। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल हैं हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन, पैक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, हिपैरिन एक्सेट्रा। ये आपको थोड़े थोड़े ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में हमें सबसे पहले होमोपॉलीसेकेराइड पढ़ने, और होमोपॉलीसेकेराइड में भी सबसे पहले हमारे पास आता है स्टार्च। होमोपॉलीसेकेराइड में सबसे पहले हमारे पास आता है स्टार्च बता दूं तो स्टार्च पॉलीसेकेराइड होता है अल्फा डी ग्लूकोज का, यानी बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज मिलकर के स्टार्च बनते हैं। स्टार्च की स्ट्रक्चर जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, याद रखें, स्टार्च की स्ट्रक्चर ब्रांच्ड होती है। और इसमें जो लिंकेज होता है वो, मतलब देखो, जो चेन में तो अल्फा 1,4 बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो इसकी चेन होती है उसमें तो अल्फा 1,4 बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और जो इसके ब्रांचिंग पॉइंट्स होते हैं, जैसे मान लो इसकी कोई भी चेन है, ऐसे मान लो, ठीक है, मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल बोला है, तो इसकी चेन में जैसे मान लो ये चेन है, इनमें तो क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। लेकिन जहाँ ब्रांचिंग पॉइंट है ना, जहाँ ब्रांचेस से दूसरी ब्रांच आके जुड़ रही है, यहाँ पर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, इसकी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, ब्रांचेस होती हैं बहुत सारी, लिंकेज इसमें चेन में तो अल्फा 1,4 होता है और अल्फा 1,6 होता है ब्रांचिंग पॉइंट्स पे, ठीक है। अब ये जो स्टार्च होता है, ये आयोडीन के साथ जब इसको मिलाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें जब स्टार्च को आयोडीन के साथ रखते हैं तो उसमें ब्लू कलर आता है स्टार्च का। स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, याद रखना, स्टार्च आयोडीन के साथ कौन सा कलर देता है, स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, ठीक है। बिकॉज क्यों देता है, क्योंकि बिकॉज इट इज़ फाउंड इन हेलिक्स फॉर्म, अल्फा हेलिक्स फॉर्म। क्या लिखा हुआ है, हेलिक्स फॉर्म, अल्फा हेलिक्स फॉर्म। क्यों देता है, क्योंकि जो स्टार्च है ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, इसकी अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जैसे मतलब स्टार्च की कुछ इसकी ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है। तो ये कुछ ये पॉकेट्स दिख रही है ना आपको, ये गोल गोल, ये ऐसी पॉकेट्स बनाता है, और इन पॉकेट्स के अंदर जो आयोडीन है वो आके फिट हो जाता है। तो आयोडीन फिर इसकी वजह से ब्लू कलर हमें दिखाई देता है, ठीक है, ब्लू कलर दिखाई देता है। और दूसरी मेन यहाँ पर समझने वाली बात है, इसमें राइट हैंडेड कॉइल्स बनती है। राइट हैंडेड यानी इसकी इधर की तरफ, ऐसे राइट हैंड की तरफ आती हुई कॉइल्स, ऐसी कॉइल्स बनती है जो राइट हैंड की तरफ राइट हैंड साइड की तरफ आ रही हो। तो स्टार्च के अंदर राइट हैंडेड कॉइल्स बनती है जिनके अंदर कुछ पॉकेट्स होते हैं, उन पॉकेट्स के अंदर I2 आके फिक्स हो जाता है। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, हेलिक्स की फॉर्म में अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये देखो, ये इसकी ब्रांचेज निकली हुई हैं, ब्रांचेज पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ओके, ठीक है। उसके बाद में हमें पढ़ना है
कि ये स्टार्च जो है ये क्या है, ये प्लांट्स में स्टोर्ड फूड है। प्लांट्स में जो स्टोर्ड फूड होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। सो प्लांट्स में स्टोर्ड फूड किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। इट इज़ स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। अच्छा, इन फॉर्म, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे ये इट इज़ प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होता है, जैसे ल्यूकोप्लास्ट है, अपने ल्यूकोप्लास्ट में जो स्टोर्ड चीज़ें होती है, जैसे ल्यूकोप्लास्ट में भी स्पेसिफिकली बोलूँ तो अमाइलोप्लास्ट। अरे पता नहीं है क्या, प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। उसमें से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, क्रोमोप्लास्ट डिफरेंट और कलर्स देता है, और ल्यूकोप्लास्ट मेनली स्टोरेज का काम करता है। उसमें से एक हमने उसका टाइप पढ़ा था एक तो था एल्यूरोप्लास्ट, एक था अमाइलोप्लास्ट, है ना। तो उसमें से जो अमाइलोप्लास्ट है ना, ये क्या करता है, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च का स्टोरेज करता है। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च का स्टोरेज करता है। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च का स्टोरेज करता है। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन का स्टोरेज करता है। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, प्रोटीन का स्टोरेज करता है। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च का। ग्रेन्यूल्स 2 टाइप के हो सकते, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ग्रेन्यूल्स भी 2 टाइप के हो सकते हैं, जैसे सिंपल ग्रेन्यूल हुआ, ये तो कॉम्प्लेक्स ग्रेन्यूल यानी बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई। जैसे सिंपल ग्रेन्यूल किस में होते हैं, वीट, पोटैटो, मेज़। वीट, पोटैटो, मेज़ में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है ना, वो सिंपल होता है एकदम, वीट, पोटैटो और मेज़ में। लेकिन जो राइस है ना, उसमें स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। राइस है, उसमें स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद में फॉर्म्स ऑफ स्टार्च, स्टार्च की 2 फॉर्म्स होती हैं, 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट, 2 तरीकों में प्रेजेंट होता है। एक तो अमाइलोज, एक अमाइलोपैक्टिन। जो अमाइलोज फॉर्म है स्टार्च की, वो लेस ब्रांच्ड होती है। अमाइलोज फॉर्म है स्टार्च की, वो लेस ब्रांच्ड होती है, और अमाइलोपैक्टिन हाईली ब्रांच्ड होती है। अमाइलोज फॉर्म है स्टार्च की, वो लेस ब्रांच्ड होती है, और अमाइलोपैक्टिन हाईली ब्रांच्ड होती है। अमाइलोज के अंदर 200 से लेकर के 1000 यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। अमाइलोज में 200 से लेकर के 1000 ग्लूकोज की यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, और अमाइलोपैक्टिन में 2000 से लेकर के 2 लाख यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं अमाइलोपैक्टिन की। अच्छा, आयोडीन के साथ अमाइलोज तो ब्लू कलर देता है, लेकिन अमाइलोपैक्टिन रेड कलर देता है। बात क्या है, अमाइलोपैक्टिन लाल रंग देता है और अमाइलोज कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है, ठीक है। जैसे पोटैटो है, एक कॉमन एग्जांपल है पोटैटो। पोटैटो के अंदर 20% स्टार्च तो अमाइलोज की फॉर्म में होता है, और 80% स्टार्च अमाइलोपैक्टिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारे पास पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है ये एनिमल्स में स्टोर्ड फूड होता है। जैसे स्टार्च प्लांट्स में स्टोर्ड फूड होता है, वैसे ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोर्ड फूड होता है। जैसे एग्जांपल, ये स्टोर कहाँ होता है, इन लीवर में या स्केलेटल मसल्स में, इन लीवर एंड स्केलेटल मसल्स में, लीवर और स्केलेटल मसल्स में। इट इज़ जस्ट लाइक अमाइलोपैक्टिन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स में जो अमाइलोपैक्टिन होता है सेम उसी तरीके का होता है। ग्लाइकोजन कैसा होता है, जैसे अमाइलोपैक्टिन होता है ना, ये देखो अमाइलोपैक्टिन हमने पढ़ा था, सेम उसी के जैसा होता है, सिमिलर अमाइलोपैक्टिन ऑफ प्लांट्स। अच्छा, ग्लाइकोजन की मोनोमर यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज, तो वो भी अल्फा डी ग्लूकोज से बन रहा था, ठीक है। तो ग्लूकोज से ही बनता है ग्लाइकोजन भी। तुम्हें बताऊँ क्या, ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड होता है। ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड, ग्लाइकोजन इज सिंपली हाईली ब्रांच्ड। इसमें 2 टाइप के लिंकेज प्रेजेंट होते हैं, एक तो अल्फा 1,4, एक अल्फा 1,6। वही सेम सी चीज़ है, अल्फा 1,4 तो चेन में और अल्फा 1,6 ब्रांचिंग के दौरान। आयोडीन के साथ ये रेड कलर देता है, जैसे मैंने बोला था ना ये अमाइलोपैक्टिन के सिमिलर है, तो अमाइलोपैक्टिन भी रेड कलर देता है आयोडीन के साथ, वैसे ही ग्लाइकोजन भी रेड कलर देता है आयोडीन के साथ। उसके बाद में हमारे पास आता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज बहुत ईजी, सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया हुआ भी है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपसे पूछे अर्थ पे, तो वो क्या बताओगे आप, वो होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्यों, क्योंकि कितने सारे प्लांट्स होते हैं, सबके अंदर सेल्यूलोज सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ इज सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज की जो मोनोमर यूनिट है वो होती है बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, अभी तक हमने ग्लाइकोजन पढ़ा, ग्लाइकोजन में यूनिट क्या थी, ये देख लो, इसमें थी अल्फा डी ग्लूकोज। और अभी फिर उससे पहले हमने पढ़ा था स्टार्च, स्टार्च में क्या थी, अल्फा डी ग्लूकोज। लेकिन सेल्यूलोज में मोनोमर यूनिट क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। सेल्यूलोज अनब्रांच्ड होता है, तुम्हें एक बात बताऊँ, सेल्यूलोज अनब्रांच्ड होता है, सेल्यूलोज अनब्रांच्ड होता है, सेल्यूलोज अनब्रांच्ड होता है। सेल्यूलोज के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ पे अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 पढ़ा था, वैसे
यहाँ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और लीनियर पॉलीमर होता है। ये कैसा होता है? ये लीनियर पॉलीमर होता है, I2 लीनियर पॉलीमर होता है और I2 के साथ कोई कलर नहीं होता। ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि I2 के साथ, आयोडीन के साथ सेल्यूलोज कोई भी कलर नहीं देता। सेल्यूलोज गिव्स नो कलर विद आयोडीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में एनिमल्स डोंट हैव सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। एनिमल्स में हमें सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स नहीं होते, ठीक है। कैटल्स में होते हैं। कैटल्स का जो र्यूमन होता है, उनका जो डाइजेस्ट सिस्टम का एक पार्ट होता है र्यूमन, उसके अंदर बैक्टीरिया रूमेनोकोकस नाम के एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया रूमेनोकोकस होते हैं जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं। र्यूमन में बैक्टीरिया रूमेनोकोकस नाम से, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म, एक बात आती है इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का प्योरेस्ट फॉर्म है कॉटन फाइबर। 90% तक सेल्यूलोज इसमें प्रेजेंट होता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज इज कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर के अंदर 90% तक सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। वुड, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, इनमें भी सेल्यूलोज प्रेजेंट है। और रेयन फाइबर्स, ये देखो ना, रेयन फाइबर्स होते हैं, इनको इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। पता है क्या तुम्हें? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेयन फाइबर्स को रेयन फाइबर या फिर इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। ये भी सेल्यूलोज का ही एक मॉडिफिकेशन है। सेल्यूलोज से ही बनता है रेयन फाइबर, जिसको आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो दोनों चीज़ें सेल्यूबायोस, ट्यूनिसिन, ये कोई वैसे काम की है नहीं, तो छोड़ो एक बार। मैंने तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए रख ली थी, बाकी अपने NCERT के आसपास तो है नहीं। तो चलिए इनको छोड़कर हम अब आगे बढ़ते हैं। हमारा एक थोड़ा सा पार्ट बच गया है। क्या बच गया है? 4th नंबर पे काइटिन आता है अपने पास। 4th नंबर पे क्या आता है? काइटिन। जो काइटिन है ना, काइटिन इज़, अब ये जो ये आगे के आएंगे ना, इनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है। ज़्यादा थोड़ा बहुत पढ़ना है, एक बार पढ़ना है हर बार, लेकिन इनको ज़्यादा सीरियसली रटना नहीं है, ठीक है। देखो काइटिन है, ये बीटा NAG होता है। NAG मतलब NAG है हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये जो काइटिन है, काइटिन आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ बीटा एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। NAG बीटा NAG का पॉलीमर है। इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पर, ठीक है, तो ये याद रख लो। सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? सेल्यूलोज। उसके बाद में काइटिन आता है। तो काइटिन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। फंगल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट होता है। अगले नंबर पे इनुलिन। इनुलिन जैसा कि मैंने बोला था, ये एक्सेप्शन होता है, ये सॉल्यूबल पॉलीसेकेराइड है, ये सॉल्यूबल होता है। ये कहाँ से डिराइव किया जाता है? इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ दहेलिया एंड आर्टिचोक। आर्टिचोक और दहेलिया की रूट से डिराइव किया जाता है इनुलिन को। और इनुलिन सॉल्यूबल पॉलीसेकेराइड है। इट इज़, इसका एक यूज़ होता है स्पेसिफिक, इट इज़ यूज्ड टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेजर किया जाता है इससे। और बीटा फ्रक्टोज, इसकी जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या है? बीटा फ्रक्टोज, यानी मोनोमेरिक इसकी यूनिट है बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। इसमें बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अगले नंबर पे हमारे पास आता है अगार अगार। अगार अगार सल्फेटेड गैलेक्टोज होता है। गैलेक्टोज में सल्फर ऐड कर देते हैं तो अपने पास क्या बनता है? अगार अगार बनता है। अगार अगार इज सल्फेटेड गैलेक्टोज सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ रेड एल्गी। अगार अगार रेड एल्गी की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, याद रखना। कौन सी रेड एल्गी? ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम, ठीक है, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम इनकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। मतलब हम, अगर हमें अगार अगार चाहिए तो हम ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम से ऑब्टेन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी में आएगा, ठीक है। और बैक्टीरियल कल्चर मीडियम, जो अगार अगार है उसको हम बैक्टीरियल कल्चर मीडियम को प्रिपेयर करने में भी काम में ले सकते हैं। अगार अगार सल्फेटेड गैलेक्टोज होता है, ठीक है। उसके बाद में हिट्रोपॉलीसेकेराइड, कुछ हिट्रोपॉलीसेकेराइड होते हैं, जैसे मैंने बोला था ना होमोपॉलीसेकेराइड हमने पढ़ ली सारे। एक हिट्रोपॉलीसेकेराइड भी कुछ होते हैं, जैसे एक हाइलुरोनिक एसिड।
हाइलुरोनिक एसिड ये कहाँ प्रेजेंट होता है? हाइलुरोनिक एसिड वैसे इसको एनिमल सीमेंट बोलते हैं, मैंने बोला था। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? जैसे जॉइंट्स हैं अपने, जॉइंट्स, साइनोवियल फ्लूइड वहाँ प्रेजेंट होता है हाइलुरोनिक एसिड, जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। इतना याद रख लो, बाकी जो चैप्टर्स आएंगे रेस्पेक्टिव वहाँ पढ़ने को मिलेगा। कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है, और विट्रस ह्यूमर जो होता है ना आई का, उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद में कॉन्ड्रोइटिन नाम से समझ में आ रहा है। कॉन्ड्रोइटिन बोन में प्रेजेंट होता है, टेंडन में प्रेजेंट होता है, और लिगामेंट्स में प्रेजेंट होता है। अब ये कॉन्ड्रोइटिन में आपको एनिमल टिश्यू या फिर जो आपका चैप्टर 7 है ना, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, वहाँ पढ़ने को मिलेगा। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, हिपेरिन इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट, ब्लड में प्रेजेंट होता है। ये भी आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगा पूरी बायो में। पैक्टीन क्या होता है? और ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। पैक्टीन मिडल लेमिला जो होता है ना, मिडल लेमिला, देखो जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें ऐसे जो सेल प्रेजेंट होती हैं उनमें क्या होता है कि एक मिडल में जो सेल में अटैचमेंट होता है उसको मिडल लेमिला बोलते हैं, जिससे दो प्लांट सेल्स अटैच होती हैं, तो वो मिडल लेमिला, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स है ना, तो उसमें प्रेजेंट होता है मिडल लेमिला में पैक्टीन को प्लांट सीमेंट बोलते हैं। जैसे हाइलुरोनिक एसिड को एनिमल सीमेंट बोलते हैं, वैसे पैक्टीन को प्लांट सीमेंट बोलते हैं। ये मिडल लेमिला में प्रेजेंट होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में, ठीक है। उसके बाद में अपने पास आता है हेमी सेल्यूलोज जो है प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, ठीक है। हेमी सेल्यूलोज कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, पता ही है यार। और आर्टिफिशियल आइवोरी, अच्छा ये भी एक ज़रूरी क्वेश्चन है कि जो जैसे एलिफेंट का दांत होता है ना, आइवोर टीथ है ना, सो वैसे ही आर्टिफिशियल टीथ सजावट के लिए मतलब बनाए जाते हैं, तो वो किसके बनाए जाते हैं ये क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर होगा हेमी सेल्यूलोज के बने होते हैं आर्टिफिशियल आइवोरी टीथ, ठीक है। उसके बाद में बिलियर्ड बॉल, ये भी चीज़ें ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो एक बार हटा दो, जानने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, सो कोई नहीं, हमने चैप्टर कार्बोहाइड्रेट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है। सो अब आप आराम से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और इन नोट्स का बार बार रिवीजन कीजिए, याद कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, कल होना हो, एन्जॉय टुडे, ठीक है। सो इन्हीं शब्दों के साथ चलिए, बाय बाय, टेक केयर।